नॉर्दर्न गजा में एक बार फिर से हमास की हुकूमत कायम होती दिखाई दे रही है। खान यूनुस में कल एक झड़प हुई जिसमें इजराइल के 3 सैनिक मारे गए और उनका एक टैंक तबाह हो गया। लेकिन असली तबाही चल रही है रफा में, जहां पर इजराइल अपनी शैतानी हरकतों पे उतरा हुआ है। हालत यह है कि वहां खाने के जो गोदाम है, जहां थोड़ा बहुत खाना स्टोर करके रखा गया ताकि रफा के लोगों को दिया जा सके, वो सारा खाना तबाह कर दिया है। रफा एक हंसता खेलता शहर था। यह वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कुछ दिनों पहले का है जिसमें रफा हंसता खेलता शहर था। और उसके बाद आज जो रफा की हालत है वो ये है कि उसको पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी की जा चुकी है। लगातार बम गिर रहे हैं, अस्पतालों में बम गिर रहे हैं और दुनिया में अमेरिका से लेके ब्रिटेन से लेके सारी जगहों पे आवाजें जरूर उठ रही हैं, लेकिन इन बच्चियों की आवाजें किसी के कान में अगर सचमुच पहुंचती तो वो युद्ध विराम की कोशिश करता। नेतन्याहू लगातार युद्ध विराम के प्रस्ताव ठुकरा रहा है और उसके बावजूद अमेरिका उसको पैसे और हथियार भेज रहा है। इसके अलावा भी ढेर सारे अपडेट्स हैं। यूएन में मामला गया है, आईसीजे में दोबारा से मामला गया है। इन सारी अपडेट्स को लेकर हाजिर हूं मैं आपके बीच, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। इजराइल जिस तरह से लगातार रफा में बमबारी कर रहा है, एक खबर से शुरुआत करता हूं जो बताती है कि इजराइल किस तरह से सारी दुनिया को धोखा दे रहा है। परसों दावा किया इजराइल ने कि रफा में जो उसने हमला किया, जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए और जाने कितने लोग घायल हुए, उसने दावा किया कि 2 होस्टेजेस को छुड़ा लिया गया है। अब जब पुरानी खबरें मैंने खंगालनी शुरू की तो पता चला कि 17 दिसंबर को ही यह खबर आई थी और टाइम्स ऑफ इजराइल में आई थी, यानी इजराइल के अपने अखबार में यह खबर आई थी कि इन्हीं दोनों लोगों को 17 दिसंबर को छुड़ा लिया गया है। अब आप यह सोचिए कि जो पहले से 17 दिसंबर को छुड़ा लिए गए थे और दरअसल छुड़ा नहीं लिए गए थे, जो बीमार थे और बीमार होने की वजह से हमास ने उनको रिहा कर दिया था ताकि उनका इलाज हो सके, यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत की बिना पर हमास ने बाकायदा उनको रिलीज किया था। जिन 2 लोगों को दिसंबर में ही रिलीज कर दिया था, उन्हीं दोनों लोगों की तस्वीर लगाकर इजराइल ने सारी दुनिया में प्रचारित यह किया कि हमने रफा पे हमला किया और 2 लोगों को छुड़ा लिया। यानी वो दुनिया से यह कहना चाह रहा था कि अगवा किए हुए लोग, होस्टेज लोग जो हैं, वो छुपाकर रफा में रखे गए हैं। अपने हमले को और वहां पर जो उसने कत्ल किए हैं, उस कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए 2 होस्टेजेस का सहारा ले रहा था। जबकि असली बात यह है, हकीकत यह है कि ये 2 लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दिसंबर में ही छोड़े जा चुके हैं। अब आप सोच के देखिए, इतना खुला धोखा वही टाइम्स ऑफ इजराइल 17 दिसंबर को छाप चुका है बाकायदा कि इन लोगों को रिहा किया गया, और वही टाइम्स ऑफ इजराइल अब फिर से छापता है कि देखिए 2 लोगों को रिहा करा लिया गया। ये इजराइल के अखबार हैं, इन पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। कई बार मुझे लगता था कि हमारे हिंदुस्तानी अखबार ही बड़े दिक्कत तलब हैं, हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ही बड़ी दिक्कत तलब है, लेकिन अब समझ में आता है कि इजराइल की जो गोदी मीडिया है वो तो हिंदुस्तान क्या दुनिया की किसी भी मीडिया से ज्यादा बदतर है, ज्यादा झूठी है और अपने सरकार का भोंपू है। तभी तो उसको गजा से, रफा से जो बच्चों की आवाजें आ रही हैं वो नहीं सुनाई दे रही हैं। तभी तो वहां जो लगातार कत्लेआम हो रहा है उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू भी जस्टिफाई कर रहा है और उसके अखबार भी लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं। सोच के देखिए आप, जिस तरह से वहां कत्ल हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, उसके पहले जो हुआ है उसको एक बार छोड़ भी दीजिए। मैंने आपको बताया था कि पहले नॉर्दर्न गजा से कहा गया सदर्न गजा में आओ, सदर्न गजा से भेजा गया कि अब जाओ रफा में तुम बिल्कुल सेफ हो। और जब रफा में पहुंच गए तो अब कहा जा रहा है कि कहीं और चले जाओ, अब हम रफा के ऊपर बम बरसाएंगे, और बम बरसाया भी जा रहा है। रफा की तबाही का अगर मैं किस्सा आपको सुनाऊं तो एक वीडियो कल आया, वो वीडियो पूरा हम नहीं दिखा पाएंगे, टुकड़े टुकड़े में आपको हम दिखाएंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। इस वीडियो की कहानी यह है कि ये जो उम्रसरा बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुबह सुबह निकले थे कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आए, रोटियां ले आए, बाकी सारी चीजें ले आए। बाजार गए, वहां से सामान खरीदा और सामान खरीद के जब लौटे अपने घर को तो मालूम चला कि उनके घर के ऊपर बम गिरा है, घर तबाह हो गया है, घर के सारे लोग तबाह हो गए हैं।
और ये इकलौती कहानी नहीं है, ऐसी कहानियां रफा में बिखरी पड़ी हैं। अब रफा के बाद वो कहां चले जाएं? इजिप्ट ने अपनी सीमा पूरी की पूरी बंद करके रखी हुई है, वो इजिप्ट में जा नहीं सकते। कुछ लौट के नार्दर्न गजा की तरफ आ रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ आ रहे हैं और लगातार वहां पर मारे जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस बच्ची की जो तस्वीर देख रहे होंगे, अभी कुछ दिनों पहले इसने रफा से अपनी एक वीडियो जारी हुई थी, उसके परिवार ने या किसी ने एक वीडियो बनाया था। यह बच्ची अपने घर में थी और मैं वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकता हूं। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि YouTube कोई ना कोई बहाना लेकर लगातार मेरे वीडियोस को सरप्रेस करता है, लगातार ब्लॉक करता है। पता यह चलता है कि शुरू में वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक उसने कुछ ऐसा कर दिया कि देखने वालों के नंबर्स कम होते जाते हैं, इसीलिए तस्वीरें मैं कम दिखा रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं, मेरी जबान से जो कह रहा हूं, आप उससे तस्वीर अपने दिल में बनाने की कोशिश कीजिए। इस बच्ची की तस्वीर आई थी अपने घर से लटके हुए। बम इस तरह से उस घर में गिरा था कि इस बच्ची के चीथड़े हो गए थे, हाथ जैसे रस्सी बन गया हो। वो घर की दीवार से टंगा हुआ था और पूरा बदन उसके नीचे था। ये बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची, ये हमास है? क्या यह बच्ची किसी की हत्या कर सकती है? क्या यह बच्ची आतंकवादी हो सकती है? क्या सेल्फ डिफेंस का लॉजिक देके इस तरह की सैकड़ों हजारों बच्चियों और बच्चों की जो हत्या की है इजराइल ने, उसको कहीं से सही ठहराया जा सकता है? जहां हमास से उसका सीधा मुकाबला हो रहा है, जहां आर्मी टू आर्मी मुकाबला हो रहा है, वहां उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसके लोग भाग जा रहे हैं। कल ही खबर आई है कि हमास के साथ सीधा उसका मुकाबला हुआ, जिसमें उसके 3 लोग मारे गए और सेना पीछे हट गई उसकी। हालत यह है कि नार्दर्न गजा में फिर से हमास ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर लिया है और वहां की आर्मी रो रही है कि हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आर्मी टू आर्मी टकराने की हिम्मत इजराइल के अंदर नहीं है। हिम्मत बस इतनी है कि अमेरिका और बाकी सारी जगहों से जो उसको दुनिया भर के जहाज मिले हैं, बम गिरे हैं, वह आसमान से लगातार शहरियों के ऊपर हमला करे, उसके बीच में उसके सैनिक घुस जाएं और आम शहरियों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को हॉस्पिटल में घुस के, शहरी इलाकों में घुस के मारते रहें। बस इतनी ही हिम्मत है। और अजीब बात तो यह है कि सारी दुनिया खामोशी से देख रही है। मैं आऊंगा, आगे बात करूंगा इस पर, लेकिन आप सोच के देखिए कि ऐसे माहौल में जो बच्चे पल रहे हैं, उनके मन में क्या आएगा। ये वीडियो जो आप मेरे बगल में चलते हुए देख रहे होंगे, इस वीडियो में एक बच्ची अपनी कहानी बता रही है। अपने घर में थी वो अपने मां और बाप के साथ, और बम से उसके वालिदैन को उड़ा दिया गया। उसके बाप का भेजा जो है वो बाहर निकल गया। मां के साथ जो कुछ हुआ, बोलने में भी मुझे घबराहट होती है। वो चीजें इस बच्ची ने देखी हैं। आपको लगता है कि यह बच्ची बड़ी होकर कभी भी उनको माफ कर पाएगी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है? ये बच्ची अगर आज कह रही है कि हमें इन लोगों के साथ कोई शांति स्थापित नहीं करनी है, इन लोगों ने मेरे मां और बाप को मारा है, उसके मन में ये जो गुस्सा पल रहा है, ये जो जहर पल रहा है, वो उसे कहां ले जाएगा, कोई भी समझ सकता है। जब जुल्म एक हद से ज्यादा होता है तो कोई भी बगावत पे उतर आता है। आज हालत यह है कि इजराइल के मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि वहां की औरतों और बच्चों को मार देना चाहिए। ऐसे ऐसे नफरती बयान आ रहे हैं जिनको दिखाना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं और सारी दुनिया सुन रही है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, एक से एक बातें हो रही हैं। अभी हाल की मैं बात बताऊं, जॉर्डन के जो बादशाह हैं वो गए थे अमेरिका, और अमेरिका में बाइडेन के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। वहां पर उन्होंने कहा कि गाजा में नरसंहार चल रहा है, उन्होंने पीस की बात की, उन्होंने बात की कि जंग को रोक देना चाहिए, वगैरह वगैरह सब। लेकिन बस बातें, बातों के आगे कोई नहीं बढ़ने वाला है। कोई ऐसे कदम नहीं उठाने वाला है जो इजराइल को रोक सके। कभी कतर से बयान आ जाता है, कभी इजिप्ट से बयान आ जाता है, कभी अर्दोगन बयान दे देता है, कभी सऊदी अरबिया से बयान आ जाता है। पूरे अरब वर्ल्ड से बयानात आते रहते हैं, लेकिन इजराइल को रोकने को कोई तैयार नहीं है। सीसी ने कहा कि हमने इजिप्ट की सेना को तैयार कर दिया, अगर रफा के ऊपर हमला होगा तो हम युद्ध करेंगे। हो गया रफा के ऊपर हमला, आपकी आर्मी चुपचाप बैठी हुई है, कहीं कोई युद्ध नहीं हो रहा। आपसे ज्यादा हिम्मत तो सीरिया की है। लगातार तबाह बर्बाद होने के बावजूद सीरिया ने साफ साफ कहा कि हम इजराइल से पहले भी जंग कर चुके हैं और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी जंग के लिए हम तैयार हैं। आपसे बहुत ज्यादा हिम्मत हिजबुल्लाह की है, जो नार्दर्न इजराइल पे लगातार रॉकेट्स फेंक रहा है, लगातार रॉकेट्स फेंक रहा है। और अब हालत यह है, मैंने पिछली बार बहुत डिटेल में आपको बताया था अपने वीडियो में, और इस बार भी मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हालत यह है कि इजराइल खुद कह रहा है कि हम कतई
उनके लड़ाकों के साथ, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। वो 4 बम फेंकेंगे, हम 2 फेंक देंगे, लेकिन उनके साथ सीधी लड़ाई में उतरने को हम तैयार नहीं हैं। आपसे ज्यादा हिम्मत तो हूथी के पास है। 10 साल तक सऊदी अरबिया से लड़ने के बाद, तबाह बर्बाद हो जाने के बावजूद उसने रेड सी पे जो हमले जारी रखे हैं, उसके चलते अमेरिका, ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के जहाज वहां से जाना बंद हो चुके हैं। कम से कम इजराइल के ऊपर वो प्रेशर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी जो अरब मुल्क हैं लगे हुए हैं कि किसी तरह से वहां पे सीज फायर हो जाए। लगातार मीटिंग्स हो रही है, कैरो में लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन नेतन्याहू बातें चाहे ऊपर से जो भी कह रहा हो प्रेशर में, वो कतई तैयार नहीं है किसी भी तरह के सीज फायर के लिए। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूं। इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद, इजराइल की अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो है शिन बेट। ये सारे मोसाद के, सिनबेट के और जो उसके लोग हैं, उन्होंने मिलकर, इनके चीफ्स ने मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया कि ये बातें अगर हमास मान ले, वो प्रपोजल बाहर नहीं आया है, लेकिन प्रपोजल तैयार किया कि अगर ये बातें हमास मान ले तो हमको सीज फायर कर लेना चाहिए। नेतन्याहू को वो भी मंजूर नहीं है। अपनी मोसाद, अपना सिनबेट जो प्रपोजल लेके आ रहा है, इजराइल यानी कि नेतन्याहू उस पर भी तैयार नहीं है। मैं 100 बार आपको बता चुका हूं कि नेतन्याहू जानता है जब तक जंग चलेगी उसकी कुर्सी बची रहेगी, जिस दिन जंग खत्म हो जाएगी उसकी कुर्सी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मूडी उसकी रेटिंग गिरा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मूडी ने एक और रेटिंग जारी की। इजराइल के जो 5 बड़े बैंक थे, उन बैंक्स की डिपॉजिट रेटिंग घटा दी, यानी इजराइल खुद इकोनॉमिकली तबाह हो रहा है। आयरलैंड की एक एयर सर्विस ने इजराइल में अपनी जहाजें भेजना बंद कर दिया। ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कोई असर नहीं है उसको। इजराइल खुद तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी इकॉनमी पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन नेतन्याहू किसी भी हाल में जंग जारी रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद, बाइडेन लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी बीच में खबर आई कि एक मीटिंग में बाइडेन ने बाकायदा नेतन्याहू को गाली दी। ये सारी खबरें लगातार आ रही हैं। अमेरिका में खड़े होकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है नरसंहार है। अमेरिका का जो विदेश मंत्री है डेविड कैमरून, जो वहां प्रधानमंत्री भी रह चुका है, वो कह रहा है कि रफा में जो कुछ हो रहा है वो होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा प्रोग्राम है, यानी सबसे बड़ा नरसंहार होने जा रहा है रफा में, जिस तरह की कार्रवाई इजराइल कर रहा है। ये सब कह रहे हैं, लेकिन ईयू के, यूरोपियन यूनियन के जो विदेशी मामलों के चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सारा कुछ हो रहा है, अगर सबको पता है कि रफा में जो हो रहा है वो नरसंहार है, अगर सबको पता है कि इजराइल रफा में अगर जंग शुरू करता है तो वहां पर सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मारे जाएंगे, अगर सबको यह कुछ पता है तो फिर सारे लोग इजराइल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सवाल यहीं पर है कि बाइडेन वगैरह दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खबर आती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंदर अंदर जांच करा रहा है कि इजराइल ने जो कुछ किया है कहीं वो ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं है, कहीं अमेरिका के कानूनों के तहत वो ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, युद्ध अपराध तो नहीं है। ये सब खबरें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आती है कि वहां की सीनेट बड़े आराम से वो बिल पास कर देती है, जिस बिल के चलते इजराइल को $10 मिलियन से ज्यादा पैसे फिर से दिए जाएंगे बिला शर्त। कई बार मुझे लगता है कि इन हुक्मरानों से तो बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा हिम्मत आम लोगों की है। मैं जॉर्डन का एक किस्सा सुनाता हूं। जॉर्डन के बादशाह वहां जाकर अमेरिका में जो भी बात कर रहे हो, जमीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन जॉर्डन का एक छोटा सा जिम है, क्लिम्बेट जिम उसका नाम है। उस जिम ने बाकायदा अपने दरवाजे पर एक पोस्टर लगाया कि रफा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद अमेरिका के जो लोग हैं, जो अमेरिका के सैनिक वहां पर रहते हैं, उनको हम अपने जिम में नहीं घुसने देंगे। हार्वर्ड की मैं आपको बात करूं, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने अपने कैंपस के अंदर एक प्रदर्शन किया जिसमें खुद को उन्होंने मरा हुआ दिखाया। सारे के सारे सीढ़ियों पर पड़े हुए थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि रफा में जिस तरह से बमबारी हो रही है उसके चलते कैसे लोग मारे गए हैं। ऐसे ही स्विट्जरलैंड से खबर आती है कि वहां जो स्की गेम होता है, जो बर्फ का खेल होता है, वो चलाने वाली एक कंपनी ने कहा कि हम जो वहां यहूदी हैं उनको अपने टिकट नहीं देंगे। उसकी वजह दूसरी बताई गई, लेकिन हकीकत यही है
कि सारी हरकतें जो रफा में हो रही हैं, जो गजा में हो रही हैं, उनका असर सारी दुनिया पर पड़ रहा है। कितनी बार तो मैं आपको दिखा चुका हूं, लंदन से लेके पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हुक्मरान जाने क्या बात है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। और आप जानते हैं कि वो जाने क्या बात नहीं है। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि जो इजरायली स्पॉन्सर्ड एजेंसीज हैं, एआईपीएसी जो है अमेरिका में, वो बाइडेन को कितना सारा पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए। और सिर्फ बाइडेन को नहीं, हिलेरी क्लिंटन को भी देती है, जितने भी वहां बड़े लीडर्स हैं सबको पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए। और इन पैसों से और शायद कुछ और चीजों से इन लोगों को ऐसा खरीदा जा चुका है कि बातें ये कितनी भी कर लें, करते कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जा रही हैं इजराइल, और उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि रफा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जर्मनी के अंदर फलस्तीन के पक्ष में जुलूस निकालने पर लीगली प्रतिबंध लगाया गया है। जर्मनी की अपनी इकॉनमी तबाह हो रही है, जर्मनी की अपनी हालत खराब है, लेकिन वो पैसे भेज रहा है इजराइल को। स्पेन ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के बाद हमने कोई पैसे नहीं भेजे हैं इजराइल को। खबर यह आई कि नवंबर में उन्होंने फिर से हथियार भेजे थे इजराइल के लिए। जब यह खबर आई तो अब कहा जा रहा है कि अब हम उनको हथियार नहीं देंगे, लेकिन अब तक तो आप हथियार दे रहे थे। ये जो नरसंहार चल रहा है, ये जो कत्लेआम चल रहा है वहां पर, वो अमेरिका और यूरोप के इन मुल्कों के पैसे से ही चल रहा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अरब देशों की खामोशी। लेकिन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इन सबके बीच साउथ अफ्रीका जो है वो लगातार खड़ा हुआ है और वो लगातार आवाज उठा रहा है। आप जानते हैं आईसीजे में साउथ अफ्रीका गया था, वहां से जो एंट्री ऑर्डर आया था उस एंट्री ऑर्डर में जेनोसाइड की बात की गई थी। अब रफा में जब यह सब कुछ हो रहा है तो आईसीजे के पास एक बार फिर से पहुंचा है साउथ अफ्रीका, और उसने कहा है कि अभी जो कुछ हो रहा है उसके चलते कार्रवाई वहां पर तेज होनी चाहिए, नए ऑर्डर्स आने चाहिए। अब नए ऑर्डर्स का कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कम से कम उसने आईसीजे में जाके कोशिश तो की। आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि इजराइल की जो सारी हरकत है उसको क्रिमिनल कार्रवाई क्यों ना माना जाए। अगर आईसीसी में ऐसा कुछ होता है, आईसीसी से फैसला आता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके असरात भी ज्यादा होंगे। और मैं आपको बता दूं, आईसीजे के बारे में बता दूं कि आईसीजे में जो नए चीफ जज बने हैं, जो उसके प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है नवाब सालेम। नवाब सालेम साहब जो हैं वो लेबनान के हैं और पहले भी कई बार उन्होंने इजराइल के ऊपर बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं। तो आईसीजे के जो, हालांकि आईसीजे में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है उस जज को, जो इकलौती जज थी जिसने इजराइल के फेवर में बात की। तो अगर आईसीजे में यह मामला दोबारा जाता है, गया है, तो वहां से क्या निकल के आता है, यह देखने वाली बात होगी। आप सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशंस इस दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी मानी जाती है, और यूनाइटेड नेशंस के चीफ कहते हैं कि रफा में अगर युद्ध शुरू होता है तो वो स्लॉटर जैसा होगा, यानी लोगों को जान से मारे जाने जैसा होगा, कत्लेआम जैसा होगा। ये यूएन के चीफ कहते हैं, और उसके बाद भी सारी दुनिया खामोश बैठी है। मैं अपने मुल्क की बात करूं, हमारे मुल्क में तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकारें इस बारे में कुछ बोलती ही नहीं है। दुबई गए हैं प्रधानमंत्री, दुबई में मंदिर बना है, अबू धाबी में मंदिर बना है। मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं कि दुबई तो इस्लामिक मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन वहां पर पहले भी एक मंदिर था और अब एक और बड़ा मंदिर बन गया। जरा एक बार कोशिश करके देख लें कि इजराइल में क्या यह मंदिर बना पाएंगे। और इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक शब्द नहीं बोल रही है। मुझे आश्चर्य होता है किस तरह के इंटरनेशनल नागरिक हैं हम, किस तरह की ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है कि इसी दुनिया के एक कोने में, रफा में, फलस्तीन में, गजा में लोगों को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है और हमारी सरकार खामोश है। और सिर्फ हमारी सरकार नहीं, ऐसी जाने कितनी सरकारें खामोश हैं, और बाकी अगर बोल भी रहे हैं तो सिर्फ जबानी जमा खर्च है, इसके आगे कुछ करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि यूएन की जो ह्यूमन राइट की संस्था है उसको 2008 से, यानी 2008 के बाद से ही इजराइल ने जाने तक नहीं दिया है गजा की तरफ कि वो जाकर वहां पर देख आए कि लोगों के हालात कैसे हैं। यूएन की जो मदद करने वाली संस्था है यूएनआरडब्ल्यूए, उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाया इजराइल ने, और तुरंत अमेरिका ने उसकी जो फंडिंग थी वो फंडिंग बंद कर दी। और केवल अमेरिका ने नहीं, यूरोप के भी तमाम मुल्कों ने फंडिंग बंद कर दी। सोचिए आप कि ये इस तरह से एक हत्यारे शासन के साथ
एक तानाशाह के साथ, एक मैं क्या कहूं, एक आतंकवादी शासक के साथ ये खड़े हैं और ये अपने आप को शरीफ कहते हैं, सभ्य कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। ये डेमोक्रेटिक तो छोड़िए, इनकी डेमोक्रेसी जो है सिर्फ अपने जैसों के लिए है। जहां अरबों का मामला आ जाए, जहां हिंदुस्तानियों का मामला आ जाए, जहां अफ्रीकन्स का मामला आ जाए, ये कहीं डेमोक्रेटिक नहीं है। वो उतने ही तानाशाह हैं, उतने ही कॉलोनियल हैं। इनसे इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अरब में ये सिर्फ इसलिए है कि वहां के तेल का प्रॉफिट कमा सकें। अगर वहां तेल नहीं होता तो ये अरबों की तरफ देखते भी नहीं। और इजराइल को उन्होंने अपना एक समझिए पुलिस चौकी वहां पे बना रखी है, जहां से पूरे अरब वर्ल्ड को ये कंट्रोल करते हैं। और धिक्कार तो उन अरब कंट्रीज पे करना चाहिए कि जो अमेरिका की इस सरपरस्ती को हंसते हंसते स्वीकार करती हैं और अपने बगल में अपने लोगों का लगातार मारा जाना बर्दाश्त करती रहती हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए बातें कितनी भी चल रही हैं, कैरो में मीटिंग चल रही है, इजिप्ट लगातार कह रहा है बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही, अमेरिका भी कह रहा है कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही, सब कुछ हो रहा है। बाइडेन बात कर रहे हैं 6 हफ्तों के सीजफायर की, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। लेकिन इजराइल जिस तरह से अड़ा हुआ है, नेतन्याहू जिस तरह से अड़ा हुआ है, जब तक उसको कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा या उसके ऊपर सैंक्शन नहीं किए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई सीज फायर आसपास दिखाई देता है। आप सोच के देखिए, 3484 3484 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको इजरायली कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेनी, जिसका मतलब यह होता है कि बिना कोई चार्ज लगाए, बिना कोई मुकदमा किए उनको 4 महीने तक आप जेल में ऐसे ही बिठाकर रख सकते हैं। 3484 अगवा किए हुए कुल लोग 150 के आसपास हैं और इजराइल ने लीगल तरीके से 3484 यानी 3500 लोगों को तकरीबन उठाकर अगवा किया हुआ है। अब अगर ऐसे में हमास 2 डिमांड्स कर रहा है। पहली डिमांड तो यह कि जो फलस्तीनी लोग जेल में बंद हैं उनको रिहा करो, और दूसरी डिमांड यह कि कंप्लीट सीज फायर की बात करो, आईडीएफ को हटाओ फलस्तीन से, गजा पट्टी से आईडीएफ को पूरी तरह से हटा लो। तो इसमें गलत क्या है? हमास का साफ कहना है कि आज अगर हम सारे अगवा किए लोगों को रिहा कर देंगे और कल फिर इसके बावजूद लड़ाई जारी रखेगा इजराइल, तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया तो खामोश बैठी रहेगी। अगवा किए हुए लोग वापस हो गए, अमेरिका भी खुश, बाकी मुल्क भी खुश, और उसके 15 दिन 1 महीने बाद दोबारा से अगर बम गिरने शुरू हो जाएं, दोबारा से गजा को तबाह करना शुरू कर दिया जाए, वेस्ट बैंक में जिस तरह का तमाशा चल रहा है, जिस तरह की तबाही चल रही है, वो भी जारी रहे, तो फलस्तीनियों को इससे क्या मिलेगा? तो समझौता तो तभी होगा जब इजराइल और फलस्तीन दोनों एक दूसरे की शर्त मानने को तैयार होंगे। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। और सब जानते हैं, यह बात तो अमेरिका भी स्वीकार कर चुका है कि इजराइल के बस की बात नहीं है हमास को खत्म कर पाना। जो इजराइल 3 साढ़े 3 4 महीने की लड़ाई में अपने एक अगवा किया आदमी को छुड़ा नहीं सका, जिसने झूठा दावा किया राफा में कि उसने 2 लोगों को छुड़ा लिया है, वो हमास को क्या खत्म कर पाएगा? जहां सीधी लड़ाई होती है वहां हमास के हाथों मात खाता है। अगर आज अमेरिका और यूरोप हाथ खींच लें तो उसको गजा पट्टी छोड़ के भागना पड़ेगा। तो हमास को खत्म करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब बहुत साफ है, बीबी नेतन्याहू चाहता है कि जंग किसी भी तरह से लगातार चलती रहे ताकि उसकी कुर्सी बची रहे, क्योंकि पूरे इजराइल से लगातार आवाजें उठ रही हैं कि नेतन्याहू गद्दी छोड़ दो, नेतन्याहू को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। यह अब उसकी अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन जब तक जंग चल रही है तब तक वो कुर्सी से नहीं हट सकता। तो वो चाहता है जंग चलती जाए, जंग चलती जाए, और उसका ख्वाब तो यही है, उसका और उसके जैसे लोगों का ख्वाब तो यही है कि गजा पट्टी के सारे लोग गजा छोड़कर कहीं और चले जाएं, ताकि उन जगहों को वो अपनी बस्तियों में तब्दील कर सके। और जो इसका प्रतिरोध करे वो एंटी सेमेटिक है, जो इसके खिलाफ बात कहे वो एंटी सेमेटिक हो जाता है। दुनिया भर में कानून बन जाते हैं एंटी सेमिटिज्म के लिए, लेकिन वहां पर जो तबाही हो रही है उसको कोई इस्लामोफोबिया नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार बेंजामिन नेतन्याहू लगा हुआ है। कोई नहीं कहेगा कि वो ईसाइयों के खिलाफ लगा हुआ है। आखिर चर्च भी वहां तोड़े गए। और मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के जो पोप्स का ग्रुप होता है, जो सारे पोप होते हैं, उनका जो यूनियन होता है, एसोसिएशन होता है, उसने भी सीज फायर की बात की है। पहले भी जो पोप हैं वो सीज फायर की बात कर चुके हैं, और अब फिर से जो इंग्लैंड के पोप्स हैं उन्होंने मिलकर कहा है कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए। लेकिन
हुक्मरान को ना अपने पोप की बात सुनाई देती है, ना इजराइल के लोगों का दर्द दिखाई देता है, ना अपने सड़क पे आई जनता। अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, यह सब कुछ नहीं दिखाई देता है उनको। शायद दिखाई देता है तो ढेर सारा पैसा और हथियार की सौदागरी में मिला हुआ कमीशन, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अभी फिलहाल मेरे समझ में नहीं आता है। बीच में लग रहा था मुझे कि शायद बहुत जल्दी सीज फायर हो जाए। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इजराइल का जो ख्वाब है कि वो पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर लेगा, वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि इस बार सारी दुनिया की नजर है। चीन ने बहुत साफ कहा है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर करो। रशिया भी लगातार इस तरह की बात कर रहा है। सीरिया अगर यह कह रहा है कि हम युद्ध करने को तैयार हैं, तो उसके पीछे रशिया का ही हाथ है। तो रशिया, चाइना और ईरान ये लगातार प्रेशर बना रहे हैं और लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। तो ये तो नामुमकिन है कि गजा पट्टी को वो खाली करा सके। इसलिए आज नहीं कल सीज फायर तो होगा। बेंजामिन नेतन्याहू उसको कितना टाल सकता है, उसके पहले कितनी तबाही कर सकता है और कितनी तबाही दुनिया बैठ के देख सकती है, सिर्फ ये सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में हमें मिलेगा। इस बीच में हिजबुल्लाह ने फिर से बयान जारी किया है कि हम अपनी जंग नहीं रोकेंगे, और नॉर्दर्न जो पार्ट है इजराइल का, उस पर लगातार हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं। इजराइल ये कह रहा है हम हिजबुल्लाह से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि अगर गजा पट्टी पर जो ये हमले हैं जल्दी नहीं रुकते तो युद्ध टॉप स्केल पे पहुंच सकता है। इन सब का नतीजा क्या होगा? बड़ी जंग शुरू होगी, पूरा अरब एरिया जंग में शामिल हो जाएगा, या फिर थर्ड वर्ल्ड वार में ये सारी चीजें बदल जाएंगी, या फिर अमेरिका में जो अगला चुनाव होना है उस चुनाव के पहले बाइडेन किसी भी तरह इसको शांत करना चाहेगा, सुलझाना चाहेगा। ये सब देखने वाली बातें होंगी। आपको पता है कि ट्रंप ये कह चुका है कि अगला प्रेसिडेंट का इलेक्शन शायद हो ही ना, क्योंकि उसके पहले थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। और अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगा तो वो सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। बेहतर तो यही होता कि इस पॉइंट पर नेतन्याहू को कैसे भी सीज फायर के लिए मनाया नहीं जाता, मानने वाला आदमी तो वो नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता कि वो सीज फायर करे, हथियार और पैसे भेजना बंद किया जाता और दुनिया को जंग से बचा लिया जाता। लेकिन अपनी लालच में, अपनी हवस में लगता नहीं है कि यूरोप और अमेरिका ये करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इसकी बड़ी कीमत यूरोप भी चुकाएगा, अमेरिका भी चुकाएगा, और सबसे बड़ी कीमत इजराइल चुकाएगा। ये तय है। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी मैं लगातार बात करता जाऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम हफ्ते में 2-3 बार जब अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको अपडेट करूं, और इस कोशिश में मुझे लगातार आपके मदद की जरूरत होती है, खासतौर पे तब जब YouTube लगातार मेरे वीडियोस को सप्रेस कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। बाकी सब आप खुद देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ें। आप जानते हैं कि मेरे बगल में जो बार कोड है उसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आप हमारा पिंड कमेंट खोलेंगे तो वहां पर मेंबरशिप लेने के लिए या हमें डायरेक्ट मदद करने के लिए लिंक्स हैं, वहां से आप मदद कर सकते हैं। आपके सुपर थैंक्स, आपकी मेंबरशिप, आपकी मदद हमें वो ताकत देती है जिससे हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल पाते हैं। बहुत शुक्रिया।